हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लव स्टडी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ इतिहास की सेकंड क्लास। आप लोगों से विनती है कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्रम से हम चलते हुए आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म को आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं हैं। ओके, बौद्ध धर्म स्टार्ट होगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सिरपुर आपको याद रखना है, क्योंकि सिरपुर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ था। और ये साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो साक्ष्य मिला है जो बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक, उससे हमको ये साक्ष्य मिला हुआ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगला जो हमको ध्यान रखना है कि बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद जो थे, स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी की स्थापना इनके द्वारा की गई है। ये आप देख सकते हैं, बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद जो थे, इन्हीं के द्वारा स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी की स्थापना की गई थी 6ठी शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। सिरपुर और मल्हार की यात्रा बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने की थी। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि 639 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा हुई थी। सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी 639 ईस्वी में ह्वेनसांग ने। और यात्रा वृतांत जो है, इनके यात्रा वृतांत का नाम है सीयूकी। और इन्होंने सीयूकी में छत्तीसगढ़ को क्या कहा है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को इन्होंने कहा है किया सलो, क्योंकि ये उच्चारण सही तरह से नहीं कर पाते थे, इस वजह से सीयूकी में छत्तीसगढ़ को किया सलो इन्होंने कहा है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे ये बौद्ध भिक्षु आनंद थे। बौद्ध धर्म में छत्तीसगढ़ से आपको बेसिकली इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखना है। अगला हम चलते हैं जैन धर्म की ओर। ये हमारा जैन धर्म है। इसमें 4 तीर्थकर महत्वपूर्ण हैं छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। इन चारों तीर्थकरों को आप ध्यान में रखिएगा और उनसे जुड़ी जो जगह हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। पहला तीर्थकर जो है, पहले तीर्थकर थे हमारे ऋषभ देव। ये हमारे पहले तीर्थकर हैं जैन धर्म के। इनसे रिलेटेड जो जगह है वो है गुंजी दमोदरा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमको 16वें तीर्थकर याद रखना है। 16वें तीर्थकर थे शांतिनाथ। इनसे जुड़ी जगह है भाटागुड़ा बस्तर। इनकी 3 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर पाई गई है। किसकी 3 फीट ऊंची प्रतिमा पाई गई है? तो 16वें तीर्थकर शांतिनाथ की। और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का गुंजी दमोदरा से संबंध है, जो कि जांजगीर जिले में है, जांजगीर चांपा जिले में है। अगला 23वें तीर्थकर हमको याद रखना है। 23वें तीर्थकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं, इनसे संबंधित स्थान है नगपुरा दुर्ग, यानी दुर्ग जिले में एक जगह है नगपुरा नाम की, इसे आपको याद रखना है। और हमारे अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर थे महावीर, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इनसे रिलेटेड जगह आपको याद रखनी है रायपुर जिले का आरंग। रायपुर जिले का आरंग आप याद रखेंगे। यहाँ से भांड देउल का मंदिर मिला है। 24वें तीर्थकर जो कि महावीर हैं, उनसे रिलेटेड है ये भांड देउल का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों महाजनपद काल। महाजनपद काल बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में इसे मैं पूरी तरह से फुल डिटेल आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कुल महाजनपद, जैसा कि आप जानते होंगे, कुल महाजनपद 16 थे, जिनमें से एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। और इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था दोस्तों, याद रखना आपको। छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था? तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। ध्यान रखिएगा, शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। और ये जो शक्तिमती है ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से तरफ। ओके, अगला हमको अब पढ़ना है छत्तीसगढ़ के राजवंश, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो राजवंश हुए हैं, क्षेत्रीय राजवंश भी हुए हैं और साथ ही राष्ट्रीय राजवंश भी हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजवंश को भी हमको पढ़ना है और क्षेत्रीय राजवंश को भी हमको पढ़ना है। एक नज़र हम इसमें देख लेते हैं।
राष्ट्रीय राजवंश में हमको 6 राजवंश याद रखना है। इसे आप लाइन से या किसी ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे आप दो दो की जोड़ी बना करके याद रखिए। जैसे आपको याद रखना पहले मौर्य काल और सातवाहन काल, मौर्य काल सातवाहन काल, उसके बाद कुषाण वंश मेघवंश, कुषाण वंश मेघवंश, मौर्य काल सातवाहन काल कुषाण वंश मेघवंश, उसके बाद वाकाटक और गुप्त वंश को एक साथ याद रखिएगा। दो दो की जोड़ी बना करके आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय राजवंश है इसमें भी आपको 6 राजवंश ध्यान में रखना है और इसे भी 2 की जोड़ी बना करके ही आप याद रखेंगे। पहले आप याद रखेंगे राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश को, राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश, राजर्षि तुल्य वंश और पर्वत द्वारक वंश। अगला नल वंश और सरबपुरी वंश, नल वंश और सरबपुरी वंश। और अंतिम 2 पांडु वंश और बाण वंश। ध्यान रखिएगा, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और बाण वंश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला राजवंश हम यहाँ पर आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि राष्ट्रीय राजवंश है। ये है मौर्य वंश। भारत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश मौर्य वंश। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी आप देख पा रहे हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र याद रखिएगा। और ये जो मौर्य वंश है ये कब से कब तक चला था, तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है। साथ ही इस यहाँ के कुछ सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले से और रायगढ़ ज़िले से सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब जगह आप देख लीजिए, जांजगीर चांपा में ठठारी, अकलतरा भी एक जगह है और रायगढ़ में बारगांव एक जगह है। इसे आप याद रखिएगा, ये सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सिक्के यहाँ से मिले हुए थे। अगला जो शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप शिलालेख आप देखेंगे तो ये जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ है, रायगढ़ सरगुजा, रायगढ़ सरगुजा में जोगीमारा गुफा में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और साथ ही देवदासी सुतनुका और देवदत्त का वर्णन है, देवदासी सुतनुका व देवदत्त का वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। मौर्य वंश में है ये, आप ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश में प्रमुखतः जो इस्तेमाल किया जाता था, पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, पाली भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ये पाली भाषा और ये ब्राह्मी लिपि। अब यात्रा वृत्तांत आप देखेंगे। अगला यात्रा वृत्तांत, जैसे कि हम देख चुके हैं कि हेनसांग जो है वो सिरपुर व मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। तो हेनसांग की रचना सीयूकी में यहाँ का वर्णन मिलता है। कहाँ का वर्णन मिलता है, माफ़ करना, छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। हेनसांग की रचना सीयूकी में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। और सिरपुर में बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी एक साक्ष्य है। अब नोट की तरह एक याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है दोस्तों, ऊपर उत्तरी भाग यानी कि जो सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र है, सरगुजा और बिलासपुर संभाग वाला क्षेत्र, ये मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। इसका साक्ष्य हमको मिलता है अशोक के कलिंग शिलालेख से। अशोक के कलिंग शिलालेख से ये पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, लेकिन दक्षिणी भाग उस समय सम्मिलित नहीं था। दक्षिणी भाग सम्मिलित कब हुआ, तो दक्षिणी भाग सम्मिलित हुआ कलिंग विजय के बाद। ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, कलिंग विजय के बाद मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ से एक आहत मुद्रा भी प्राप्त हुई है। आहत मुद्रा आप याद रखेंगे उड़ेला रायपुर से, रायपुर जिले में उड़ेला एक जगह है, वहाँ से आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। तो मौर्य वंश को यहाँ पर हम देख चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का समय काल आप देख सकते हैं 72 ईसा पूर्व से, माफ़ करना 72 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर मौर्य काल और सातवाहन काल के बीच में बहुत से राजवंश हुए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर थे। उनका छत्तीसगढ़ में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मौर्य वंश के बाद हम सातवाहन वंश यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया है इन्होंने।
इसकी राजधानी आप देखिए, सातवाहन वंश की राजधानी जो थी, ये राजधानी इनकी महाराष्ट्र में थी, प्रतिष्ठान। यानी कि सातवाहन वंश जो था ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। इसके जो प्रमुख साक्ष्य हमको मिले हैं, मुद्रा यहाँ पर हमको मिली है साक्ष्य के तौर पर। अब राजा अपिलक की मुद्रा दो जगहों से मिली है, ये आप देख सकते हैं, 2 बार लिखा हुआ है राजा अपिलक की मुद्रा। तो पहली मल्हार बिलासपुर से और दूसरी बालपुर जांजगीर चांपा से। मल्हार बिलासपुर से राजा अपिलक की मुद्रा मिली है और बालपुर जांजगीर चांपा से भी राजा अपिलक की मुद्रा मिली है। और अंत में याद रखना है चकरबेड़ा बिलासपुर, यहाँ से हमको रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है। चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है। अगला शिलालेख यहाँ से जो मिला हुआ है, गुंजी शिलालेख मिला है, जो कि राजा वरदत्त श्री का है। ध्यान रखिएगा, गुंजी शिलालेख जो कि राजा वरदत्त श्री का है। अब राजा वरदत्त श्री किस राजवंश के थे, ये आगे की क्लास में आपको पता चल जाएगा। अभी आपको सातवाहन वंश पे फोकस करना है। शिलालेख याद रखिएगा, गुंजी शिलालेख जो कि राजा वरदत्त श्री का है। अब यहाँ से एक स्तंभ लेख या फिर काष्ठ स्तंभ जिसको हम बोलते हैं, वो भी मिला हुआ है। वो मिला हुआ है दोस्तों जांजगीर चांपा में किरारी नामक जगह से। स्तंभ लेख मिला है जांजगीर चांपा में किरारी नामक जगह से। उसके बाद एक मिट्टी की मुहर भी यहाँ से मिली है, जो कि मल्हार बूढ़ी खार में मिली है। मल्हार के बूढ़ी खार में ये मिली हुई है। और स्थापत्य अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 मंजिला संघाराम यहाँ पर स्थापित किया गया था बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। और ये स्थापित कहाँ है दोस्तों, तो ये सिरपुर में स्थापित है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हुई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। धन्यवाद दोस्तों।